नमस्कार। कार्यक्रम सामाजिक सरोकार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ संयुक्ता। जब भी हम किसी समाज के वास्तविक प्रगति की बात करते हैं, तब सिर्फ आर्थिक प्रगति को नहीं देखा जाता, बल्कि समानता, सामाजिक जागरूकता, मानवीय संवेदनाएं, ये सब मापी जाती है। और बहुत ज़रूरी है कि हम सब आगे बढ़े। हम जानते हैं कि हाथ की जो ये उंगलियां हैं, ये सब अलग अलग है। कुछ ऐसे ही समाज का हर तबका, समाज के लोग अलग अलग हैं। कुछ बहुत आगे बढ़ जाते हैं रेस में, कुछ पीछे रह जाते हैं। लेकिन जो सशक्त हैं, अगर वो जो कमज़ोर दिख रहे हैं, उनका भी हाथ थाम के उनको भी आगे बढ़ाए, तो वाकई में एक समाज के रूप में हम विकसित होंगे, आगे बढ़ेंगे, प्रगति करेंगे। इसकी बहुत बहुत ज़रूरत है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए इस कार्यक्रम यानी सामाजिक सरोकार कार्यक्रम की शुरुआत की जा रही है और आज इसका पहला एपिसोड है। एक बार फिर हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं और आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से समाज का विकास हम सुनिश्चित कर सकते हैं। सरकारें योजनाएं बनाती हैं और हम कई बार कहते हैं कि योजनाएं धरातल पर सच हो भी रही है या नहीं। आखिरी जो इंसान है, बिल्कुल अंतिम छोर पर, उन तक इन योजनाओं का लाभ पहुंच रहा है या नहीं, इसको लेकर बहुत कार्य किए जाते हैं। अलग अलग पहलू, अलग अलग एस्पेक्ट्स इसके हैं। लेकिन एक टर्म आपने सुना होगा, NGO, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, यानी गैर सरकारी संस्थाएं। ये भी लगातार काम करती हैं ताकि योजनाओं का लाभ हर इंसान तक पहुंच सके और तबके जो अलग अलग हैं, जो अलग अलग लोग हैं, समुदाय हैं, उनका भी विकास हो, वो सशक्त हो, इस उद्देश्य के साथ। तो आइए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले आपका परिचय कराते हैं। आज के इस कार्यक्रम की हमारी जो मेहमान है, विशेषज्ञ हैं आप सामाजिक कार्यों की, प्रतिभा श्रीवास्तव। बहुत बहुत स्वागत है प्रतिभा जी आपका। थैंक यू वेरी मच। प्रतिभा जी पिछले 36 सालों से कार्य कर रही है सोशल डेवलपमेंट ऑफिसर के रूप में, प्रोफेशनल के रूप में, विशेषज्ञ के रूप में, यानी सामाजिक कार्यों को लेकर आप काम कर रही हैं। साथ ही साथ जो NGOs हैं, गैर सरकारी संस्थाएं हैं, उनका मार्गदर्शन भी आप करती हैं कि किस तरह से वो आगे बढ़े, क्या क्या उनकी संभावनाएं हैं, क्या उनकी चुनौतियां हैं। इस पर भी आज आपसे हम बात करेंगे। सबसे पहले तो प्रतिभा जी, 36 साल का ये सफ़र, निचोड़ अगर हम निकालें तो किस तरह से आपने बदलाव देखा है? एक तरह से 4 दशक अब होने वाले हैं जब आप काम कर रही हैं, तो इन 4 दशकों में क्या वाकई में NGOs या जो दूसरे लोग लगातार सामाजिक सरोकार को लेकर कार्य कर रहे हैं, बदलाव नज़र आ रहा है? आपका क्या अनुभव है? मुझे बहुत खुशी होती है जब मैं मेरी खुद की यात्रा को देखती हूँ और मैं बहुत गर्व अनुभव करती हूँ कि मैं जिस प्रोफेशन में हूँ, वो प्रोफेशन लोगों की बेहतरी को बढ़ावा देने वाला है और बहुत कुछ बदला है। बहुत सकारात्मक चीज़ें दिखने लगी हैं और हम देखें तो बहुत सारे बच्चों के और युवाओं के, महिलाओं के, किसानों के चेहरों पे पहले से ज़्यादा खुशहाली दिखती है। तो मेरी इस पूरी यात्रा में मुझे सौभाग्य मिला सरकार के साथ भी एक सोशियोलॉजिस्ट के रूप में काम करने का। जो सरदार सरोवर प्रोजेक्ट है, उसके पुनर्वास की जब योजना बनी थी शुरुआत में, तो उसके बुनियादी जो सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव थे, उसमें मुझे काम करने का मौका मिला। और फिर मैं उसके साथ एक बड़ा अनुभव मुझे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी रहा, जिसमें मैंने देखा किस तरीके से कम्युनिटी को इंडस्ट्रीज सपोर्ट करती हैं, किस तरीके से सिटीज़न इनिशिएटिव्स जो हैं वो कॉर्पोरेट की तरफ से लिए जाते हैं। लेकिन उसके बाद मेरी यात्रा में सबसे बड़ा जो सुखद परिवर्तन आया, वो मैं देखती हूँ कि जब मैं NGOs को, या जो असरकारी संस्थाएं हैं, उनको सपोर्ट करने के लिए मुझे अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में काम करने का मौका मिला और मुझे बहुत गौरवान्वित महसूस होता है कि मैं एक बड़े स्तर पे कई सारे राज्यों में मुझे NGOs के साथ जुड़ करके उन्हें सशक्त करने का, उनके साथ जुड़ने का मौका मिला और चीज़ें बहुत बदली हैं। ये सेक्टर भी, NGOs का जो स्वरूप है, एक समय में ये था कि हम एक पर्टिकुलर पहचान को कहते थे कि ये NGO है, लेकिन आज इस तरह का आप कह सकते हैं कि विकास का जो स्तर है, वो NGOs को भी साथ में लेके आया है और बहुत ज़्यादा प्रोफेशनलिज्म इस सेक्टर में आ गया है। काफ़ी स्किल्ड लोग अब इस सेक्टर में आने लगे हैं और एक बहुत वृहद दृष्टिकोण जो है वो NGOs के साथ अब जुड़ गया है।
ये बात आप बिल्कुल सही कह रही हैं। एक ज़माना था जब हमको लगता था कि हाँ, एनजीओ काम तो कर रहे हैं, या कुछ लोग एनजीओ से जुड़े जिनको शायद हम जानते थे, लेकिन बहुत हमको दिखता नहीं था कि किस तरह से काम हो रहा है। लेकिन अब क्योंकि ये युग कहा ही जाता है, डिजिटल युग है, सोशल मीडिया है, तो कई बार जो काम है वो प्रत्यक्ष तौर पर एनजीओ के हम लोग के सामने है। लेकिन हाँ, ये राह इतनी आसान भी नहीं होगी, और इन मुश्किल जी रास्तों पर अब हम चलना चाहेंगे, जी बात करना चाहेंगे। जी एनजीओ, गैर जी सरकारी संस्थाएं, आपने कहा जी असरकारी संस्थाएं। जी अब ये असरकारी दो तरह से है, जो सरकारी नहीं है वो भी जी असरकारी है, और असर जिनमें हो, जी जो काम में असर पैदा करे, वो भी असरकारी है। जी तो किस तरह से जी एनजीओज को आप देखती हैं और जी किस तरह से उनका मार्गदर्शन आप जी करती हैं? मुझे जो एक बहुत अच्छा अनुभव रहा, और जो एक मुझे बहुत बड़ी सीख भी मिली कि अगर हम सारी कड़ियों को जोड़ करके अगर विकास की यात्रा को देखें, तो सरकार बहुत सारे काम कल्याण के लेके आती है। बहुत सारी वेलफेयर स्कीम सरकार ने चलाई हैं। एनजीओज़ की जो भूमिका है वो समुदाय में, कम्युनिटी के बीच में, लोगों के बीच में काम करने की है। तो वो एक बहुत सुंदर कड़ी के रूप में दिखाई देते हैं। शुरुआत के कुछ सालों में मैंने देखा था कि शायद ये दोनों सेक्टर काफ़ी अलग थे। एनजीओज़ कुछ अपना काम कर रहे हैं, जिसमें ज़्यादातर जो काम थे वो आप कह सकते हैं इमीडिएट नीड्स के जो काम थे। लेकिन हमारे देश में जिस तरीके से प्रगति हुई है, जिस तरीके से हमारे यहाँ सरकार ने एक विकास का ढांचा बनाया है, एनजीओज़ का भी रूप जो है वो काफ़ी बदला है। और अभी बहुत बड़े स्तर पे न केवल पैरवी के लिए एनजीओज़ काम करते हैं, बल्कि कम्युनिटी के लेवल पे व्यवहार परिवर्तन को लेकर के, जागरूकता को लेकर के, और जो हमारा सबसे जो छूटा हुआ जो साथी है, जो महिला है, जो बच्चे हैं, जो परिवार हैं, उन सबको संगठित कर विकास के रास्ते पे लाने का बड़ा काम एनजीओज़ कर रहे हैं। और मुझे बहुत खुशी होती है कि हमारे प्रदेश में, ख़ासतौर पे मध्य प्रदेश में भी जो हमारे कुछ ज़िले हैं, मुझे काफ़ी मौका मिला मध्य प्रदेश के उन ज़िलों में जहाँ पर हमारे इंडिकेटर्स कुछ कम हुआ करते थे, पर एनजीओज़ की प्रेजेंस से। कोई उदाहरण आप देना चाहेंगे? मुझे बहुत गर्व होता है जब मैं श्योपुर ज़िले की बात करती हूँ। बहुत ही ऐतिहासिक ज़िला है जहाँ पर सहारिया कम्युनिटी, एक आदिवासियों का एक ऐसा प्रिमिटिव ट्राइब जो धीरे धीरे लुप्त हो रहा है, और जिनमें बहुत सारे डेवलपमेंटल इंडिकेटर्स वहाँ तक पहुँचे भी नहीं थे। अगर हम उनका इतिहास देखें तो वो जंगलों में रहने वाली कम्युनिटी है। लेकिन जिस तरीके से उस समुदाय ने अपने आप को शिक्षित करना शुरू किया है, अपने बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण में परिवर्तन लाना शुरू किया है, उसमें सरकार के साथ वहाँ के स्थानीय एनजीओज़ ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। न केवल वहाँ के खेतों में बहुत हरियाली और खुशहाली दिखती है, वहाँ के घरों में भी अब बच्चों का जो पोषण स्तर है वो बहुत बदलता हुआ दिखाई देता है। और ये एक अच्छा एग्जाम्पल है कि किस तरीके से असरकारी संगठन जो है वो कम्युनिटी में काम कर सकते हैं। परिवार को काउंसलिंग की मदद है, परिवार को जानकारी देने की बात है, परिवार को उनके जो अधिकार हैं, जो सरकार की जो स्कीम्स हैं उसका लाभ उनको दिलाने की जो बात है, उन सब कड़ियों को जोड़ने का काम एनजीओज़ बहुत अच्छे से करते हैं। अभी मैंने देखा है मेरे इस यात्रा में काफ़ी युवा भी एनजीओज़ में आने लगे हैं। और उसका लाभ इन जो क्षेत्रीय एनजीओज़ हैं हमारे देश में, लोकल स्तर पे, स्थानीय स्तर पे बहुत बड़ा नेटवर्क एनजीओज़ का है, जिसमें अलग अलग विषयों पे लोग संस्थाएं काम करती है। कोई पानी पे काम करता है, कोई पोषण पे काम करता है, कोई कृषि पे काम करता है। तो काफ़ी सुखद ये अनुभव लगता है। वाकई में बहुत ही सुखद अनुभव है। और ये एक जो मैं कहूँ कि जो हम ऑब्ज़र्व करते हैं, एक ऑब्जर्वेशन मेरा भी है। आजकल जब हम बच्चों से पूछते हैं कि क्या करोगे आगे चल के, या अभी क्या कर रहे हो, तो बड़े गर्व से कहते हैं हम एनजीओ से जुड़े हुए हैं। एनजीओ में यही बात जब 20 साल पहले कही जाती थी तो लगता था कि वो सामाजिक सरोकार करना चाहते हैं, उनके मन में जज्बा है, लेकिन शायद फाइनेंशियली वो अपने आप को उतना सपोर्ट नहीं कर पाएंगे एनजीओ से जुड़कर। लेकिन अब प्रतिभा जी की वाली बात भी मिथक हो गई है, अब फाइनेंशियली भी एज अ प्रोफेशन भी एनजीओ को देखा जाने लगा है। मुझे लगता है कि आजकल के समय में ये एक बहुत ही ग्रोइंग सेक्टर है, जहाँ पे एक बड़ी संख्या में लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, ख़ास तौर पे युवाओं को।
चाहे वो कृषि का क्षेत्र हो, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो पानी प्रबंधन का क्षेत्र हो। तो जिस तरीके से हमने विकास की जो पृष्ठभूमि है उसको हम जब देखते हैं तो एक बड़ा रोल जो है वो गांव के स्तर पे या कम्युनिटी के स्तर पे लोगों के बीच में काम करने का होता है, और वो रोल करने के लिए हमें लोकल एनजीओज़ की ज़रूरत होती है। अब मैं थोड़ा सा ये भी बताना चाहूँगी कि हमारे देश में एनजीओज़ का जो क्वालिटी है, जो उनका काम करने का तरीका है, वो बहुत ही प्रेरक और प्रेरणादायी है। अच्छा। आज भी हमारे यहाँ पर कुछ बहुत समर्पित संस्थाएं हैं जो स्थानीय भाषा में, स्थानीय लोगों के बीच में, स्थानीय तौर तरीकों के साथ काम करती हैं। वहीं पर बहुत सारी संस्थाएं ऐसी भी हैं जो दुनिया भर की जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं वो ला कर के उनको देती हैं ताकि हम समस्याओं को सुलझा सकें। मुझे लगता है भारत की सबसे बड़ी खासियत भी यही है, और शायद चुनौती भी इसी बात की होती होगी कि यहाँ पर डाइवर्सिटी बहुत है। यानी हम कहते हैं ना कि कोस में पानी बदल जाता है, वाणी बदल जाती है, तो ऐसे में ये बहुत बड़ा चैलेंज भी होता होगा, चुनौती भी होती होगी, राह आसान तो नहीं है। मुझे लगता है कि हमारे यहाँ पे ये एक ट्रांजिशन फेज हमारे देश में चल रहा है, जिसमें हम एक आप कह सकते हैं कि एक पारिस्थितिक एक्शन से हट करके एक स्थायित्व वाले एक्शन की तरफ हम जा रहे हैं। उदाहरण के लिए जैसे हम कहते हैं कि हम कोई इस तरह की परिस्थिति ना बनाएं कि हमें राहत करना पड़े, हम उन परिस्थितियों को बनाना चाहेंगे जिसमें स्थायित्व हो। तो इससे हमारा विकास का पूरा ढांचा जो है वो परिवर्तित हुआ है। यहीं पे एनजीओस का रोल भी काफ़ी बदला है। अब हम बात करते हैं कि सेवा के साथ साथ हमें परिणाम जनित काम करना है, हमें एक निश्चित समय सीमा में हमें इम्पैक्ट भी दिखाना है, परिवर्तन भी दिखाना है। तो जो हमारे पारंपरिक एनजीओस हैं उनके साथ ये चुनौती आती है कि वो किस तरीके से अपने इम्पैक्टफुल प्रोग्राम को समय के साथ कैसे पूरा करें। पर यहाँ एक अच्छी बात ये है कि कई सारे जो डेवलपमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे मुझे सौभाग्य मिला संस्थाओं के कौशल प्रबंधन को बेहतर करने में काम करने का, संस्थाओं की इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग में काम करने का। तो अभी एक बड़ा समूह एनजीओस का वो भी तैयार हो गया है जो इन संस्थाओं को मदद करता है। तो हमारे यहाँ पे आप कह सकते हैं कि एक लेयरिंग है, काम करने वाली संस्थाओं के साथ साथ उनको काम सिखाने वाली संस्थाओं का भी एक बहुत बड़ा जो है वर्ग तैयार हो गया है, और जिसमें कई तरह की टेक्नोलॉजी को किस तरीके से इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, हम अपने काम को कैसे बेहतर मॉनिटर कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात ये कि जिस तरीके से अभी एआई का इस्तेमाल सब जगह होने लगा है, तो किस तरीके से एआई का इस्तेमाल हम डेवलपमेंट सेक्टर में करें, हमारे एनजीओस कैसे, उदाहरण के लिए मैं बताना चाहूँगी कि बहुत सारे किसानों को बहुत जल्दी सूचना मिल जाती है कि बारिश आने वाली है, या अभी मान लीजिए कोई उनके खेतों में अगर कोई समस्या है तो वो क्या मैसेज उनको चाहिए। तो हमने काफ़ी कुछ सरकार ने बहुत सुंदर तरीके शुरू किए, और बहुत सारी संस्थाएं भी, एनजीओस भी इसमें आगे आई हैं। लेकिन अभी जो एक बड़ा चुनौती है कि इसको हम कैसे पूरी तरीके से जो स्थानीय संस्थाएं हैं वो इसको अडॉप्ट करें। तो हमें अभी तो उनके स्किल पर भी हमें उनके स्किल्स पे काम करना है, और एक जो लगातार एक जो डिमांड जिस तरीके से बढ़ रही है सेक्टर की, अब हम जिस तरीके से जलवायु परिवर्तन का इशू है, जिस तरीके से ऊर्जा संकट हमारे सामने है, जिस तरीके से फूड सिस्टम ट्रांसफॉर्मेशन का जो चैलेंज हमारे सामने है, आज बहुत बड़ी चुनौती है कि हम एक सुरक्षित भोजन की थाली हम कैसे ले पाएँ, क्योंकि काफ़ी हमारे सामने पेस्टिसाइड्स का, मतलब अगर हम बात करें तो मिलावट का बड़ा चैलेंज हमारे सामने है। ढेर सारे चैलेंज हैं, और इन चैलेंजेस में जब हमारे बीच में, हमारे मन में ये जज्बा जागता है कि हमें कुछ बेहतर करना है समाज के लिए, तो मन में एक सवाल आता है क्यों ना एक एनजीओ शुरू किया जाए। लेकिन उस एक सवाल का जवाब सिर्फ एनजीओ शुरू करना ही नहीं होता, उसके साथ में ढेर सारे सवाल होते हैं। कैसे कर पाएंगे,
कैसे फंडिंग हो पाएगी, हमारा जो लक्ष्य है हम उस तक कैसे पहुंचेंगे, उसे कैसे पूरा करेंगे। तो ये जो तमाम सवाल है, ये जो डर है, मैं कहूँ एक तरीके का मन में कई बार आता है, लेकिन ये डर कई बार हमें रोक देता है। इस पर आप थोड़ा प्रकाश डालेंगे? ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि अगर हम किसी विषय पे कमिट होकर काम करना चाहते हैं और हम एनजीओ बनाना चाहते हैं, तो मैं सोचती हूँ, समझती हूँ कि अभी बहुत बेहतरीन सेवाएं उसके लिए उपलब्ध हैं। कई सारे प्लेटफॉर्म्स बन गए हैं जिससे आपको जानकारी मिलती है। जो कानूनी तैयारी आपको करनी होती है उसके लिए भी काफ़ी सरकार की तरफ से भी मार्गदर्शन मिलता है। और एनजीओज़ के भी बड़े इस तरह से नेटवर्क हो गए हैं जो अगर आप काम करना चाहते हैं तो वो आपको मदद भी करते हैं। तो अगर आप स्वयंसेवी कार्यकर्ता के रूप में काम करना चाहते हैं तो आप किसी भी संगठन से, स्वयंसेवी संगठन से जुड़ सकते हैं। या अगर आप खुद संस्था बनाना चाहते हैं तो बहुत अच्छा होगा कि आप विषय और किस क्षेत्र में आप काम करना चाहते हैं उसको आप तय करें, और फिर जो वैधानिक प्रक्रिया है उन वैधानिक प्रक्रियाओं को पूरा कर अपने साथ एक स्किल्ड टीम को ज़रूर रखें। क्योंकि भावना के साथ साथ, मतलब बहुत अच्छा है, हमारे इंटेंशंस हैं, हम सेवा का काम करना चाहते हैं, लेकिन सेवा के साथ में अगर हमने स्किल्स को भी ले लिया, अगर हमने योग्यताओं को भी जोड़ दिया, तो हमारा फिर काम जो है वो बहुत प्रभावी होगा। मैं एक मध्य प्रदेश का ही उदाहरण आपको शेयर करना चाहूँगी कि हमारे यहाँ पे बच्चों का पोषण एक बहुत बड़ी चुनौती है, और किस तरीके से हम ये देखें कि हमारे 0 से 2 साल तक के जो बच्चे, 2 वर्ष तक के जो बच्चे हैं, उनका भोजन कैसे बेहतर हो सके। मुझे आपको बताते हुए बहुत खुशी होती है कि छतरपुर और खंडवा, बड़वानी और श्योपुर जैसे ज़िलों में जहाँ पर काफ़ी कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस हैं, कुपोषण, वहाँ पर परिवारों में काफ़ी बदलाव हुआ है। अच्छा। और उसका सीधा कारण ये रहा कि जब एक इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन उनके पास पहुंचा, और ये कम्युनिकेशन भी किसने किया? स्किल्ड एनजीओज ने किया। तो अगर हम कार्यक्षेत्र तय करते हैं, कार्यक्षेत्र तय करने के साथ साथ अगर हम उसमें जो बेस्ट नॉलेज हमारे को मिल सकता है उसको हम लेने की कोशिश करें। बेहतर, आज का समय तो टेक्नोलॉजी का समय है, हमें अपना नॉलेज मैनेजमेंट भी करते आना चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन करते भी आना चाहिए। और बहुत जो महत्वपूर्ण बात है कि ये जो हम काम कर रहे हैं इसको परिणाम तक कैसे हम लेकर के जाएं। बिल्कुल। क्योंकि आज सोशल डेवलपमेंट सेक्टर में एक जो बहुत बड़ा निर्णायक पहलू है वो ये है कि हमें परिवर्तन को भी देखना है। बिल्कुल। अगर हम किसी क्षेत्र में काम करते हैं, हम मान लीजिए किसी पर्टिकुलर एरिया में हम काम कर रहे हैं, तो हमें वहाँ पर एक रिजल्ट बेस्ड मैनेजमेंट भी लाना चाहिए। वहाँ पे हमें मॉनिटरिंग के सिस्टम्स भी लाने चाहिए। अच्छा, इतना चूंकि एक लंबा आपका अनुभव रहा है सेक्टर में काम करने का, ऐसे में कभी ये महसूस हुआ, कई बार हम जहाँ रहते हैं ना, हमें वहाँ किस तरह से परिवर्तन हो रहा है ज़मीनी हकीकत नज़र नहीं आती। जब बाहर के कोई लोग आते हैं और वो सर्टिफाई करते हैं कि अरे आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो हमें लगता है कि अरे वाह, इतना मतलब एक समय पे जो एक प्रॉब्लम थी बहुत बड़ी, वो अब एक बहुत अच्छा लर्निंग ग्राउंड हो जाता है दूसरों के लिए। तो इस तरह का कोई अनुभव रहा? जी, मुझे बहुत खुशी होती है कि बहुत सारे स्थानीय स्तर पे लोग सॉल्यूशंस देते हैं, और एनजीओज़ जो एक बहुत अच्छा काम करती हैं कि वो वहाँ की परिस्थिति में क्या समस्या का हल लोग कर सकते हैं उसको वो बहुत अच्छे से फैसिलिटेट कर सकते हैं। तो इसका मैं एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपको देना चाहूँगी। मैं पिछले लगभग 11 वर्षों से एक जर्मन की संस्था के साथ जुड़ी हुई थी, और हम लोग पोषण समृद्ध समुदाय की कल्पना हमने उसमें की थी कि कैसे एक गांव जिसमें फूड सिक्योरिटी अपनी खुद की हो, गांव का अपने पास जो खाएं वो उगाएं, जो खाना है वो उगाएं, किसी पे वो निर्भर ना हो। तो ऐसे लगभग 200 गांवों को हमने मध्य प्रदेश में स्थानीय एनजीओज़ की मदद से तैयार किया, छतरपुर और श्योपुर में। लगभग 5 साल के बाद हमें बहुत खुशी हुई। इस 5 साल के बीच में जब कोविड आया तो हमने देखा कि उन गाँवों में इतनी सब्जी भाजी और फल थे, और इतना वहाँ पे खाना था कि उन्हें कहीं बाहर नहीं जाना पड़ा, और वहाँ फूड सिक्योरिटी का कोई इशू उस दौरान नहीं रहा। फिर उसके साथ साथ जब 5 साल की यात्रा में हमने देखा तो उन खेतों में
बड़ा डाइवर्स फूड उगने लगा। हमारे भोजन की थाली के लिए जितनी भी चीज़ें चाहिए थी, दालें चाहिए, तिलहन चाहिए, दलहन चाहिए, फल चाहिए, सब्जियां चाहिए, दूध चाहिए, वो सब किसान अपने छोटी सी ज़मीन में उसका प्रबंधन कर रहा था। तो इस अनुभव को देखने के लिए अफ्रीका के देशों से कुछ एनजीओस के साथी आए और उन्होंने छतरपुर में बैठ करके हमारे किसानों से सीखा, हमारे स्थानीय एनजीओस के साथ में उसको समझा और फिर उसको वहाँ रेप्लिकेट किया। और आज मुझे आपको बताते हुए बहुत खुशी है कि ये मॉडल अफ्रीका में जाकर के भी उतना ही इफ़ेक्टिव हुआ, क्योंकि उसका प्रिंसिपल था कि हमें लोगों के साथ मिल करके उन्हें मदद करनी है अपने सॉल्यूशंस ढूंढने में। तो ये एक बहुत सक्सेसफुल एग्जाम्पल मुझे लगता है कि एनजीओस जब वाकई लोगों के साथ मिल करके वहाँ के लोगों को प्लानिंग में, वहाँ के जो बहुत हमारे कम्युनिटी बहुत रिच भी है, हमारे पास नदियाँ हैं, पहाड़ हैं, जंगल हैं, हमारे पशु पक्षी हैं और हमारी जो विविधता है, हमारे खेतों में जो विविधता है, हमारे साथ सीज़न की जो विविधता है, वो सब चीज़ों को अगर हम ले करके, अगर हम स्थानीय स्तर पर अगर हम प्रबंधन की बात करें, और वो बड़ा रोल हमारे लोकल एनजीओस करते हैं। हालांकि इसमें एक बड़ी चुनौती आती है क्योंकि हमारे बहुत सारे ट्रेडिशंस हैं, हमारी परंपराएं हैं, हमारा बहुत सारा काम करने का तरीका है। हाँ, लेकिन धीरे धीरे उनको भी ठीक से एड्रेस किया जाता है और इसी के लिए लोकल जो लोग हैं उनका सहारा लिया जाता है, स्किल्स का सहारा लिया जाता है। लेकिन वो तमाम लोग जो इस वक्त ये कार्यक्रम देख रहे हैं प्रतिभा जी, और उनमें से मुझे पूरी उम्मीद है बहुत सारे ऐसे युवा हैं, टीनेजर्स हैं जो एनजीओ के साथ जुड़ना चाहते हैं या खुद का एनजीओ शुरू करना चाहते हैं। आपने बताया कि एक प्रोसेस के थ्रू तो जाना ही है, लेकिन कम शब्दों में अगर आप उन्हें बता सके कि किस तरह से वो अपने सपने को और अपने साथ साथ समाज के लिए भी कुछ योगदान दे सकते हैं। इसमें सभी क्षेत्र के युवा साथी आ सकते हैं, किसी भी क्षेत्र में हैं। आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं, आप मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं, आप आर्ट्स कल्चर की पढ़ाई कर रहे हैं, आप मीडिया में हैं, सभी तरह के साथियों के लिए मुझे लगता है एनजीओ सेक्टर में बहुत बड़ा स्कोप है लोगों के साथ मिल कर के काम करने का, और हमारे कम्युनिटीज़ को, समुदाय को और हमारे देश को एक विकसित देश बनाने का योगदान वो कर सकते हैं। अभी हमारे जो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि हमारे डेवलपमेंट सेक्टर में हमारे नीड्स जो हैं वो बहुत बढ़ गई हैं। हमें अगर कृषि की हम बात करें तो अब हमें कृषि में भी बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी की आवश्यकता है। हमें कैसे हम लोकल, हमारा कल्चर जो था उसको हम कैसे रीस्टोर करें, उसमें हम कैसे मदद कर सकते हैं किसानों को, हमारे गांव के साथियों को। अगर हम अर्बन क्षेत्र की बात करें तो अर्बन क्षेत्र के भी जो हमारे इश्यूज़ हैं उसमें भी हम बहुत सारे युवाओं को जोड़ सकते हैं, शहर को हरा भरा बनाने में, शहर को युवाओं का जो योगदान है वो तो हर जगह ही अपेक्षित है। और हम भी यही उम्मीद करते हैं कि अगर आप में वो जज्बा है, आप भी समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, स्किल्स हैं, तो आगे बढ़िए, घबराइए नहीं। और लगातार सामाजिक सरोकार के अलग अलग एपिसोड्स के ज़रिए भी हम आप तक ये जानकारी पहुंचाते रहेंगे कि कैसे आप अपने मिशन में, अपने लक्ष्य में सफल हो सके। बहुत बातचीत आपसे हुई इस क्षेत्र को लेकर, एनजीओज और उनकी जो संभावनाएं और चुनौतियां हैं उसको लेकर। प्रतिभा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतने अच्छे अनुभव साझा करने के लिए। धन्यवाद। थैंक यू। और दर्शकों, उम्मीद हम भी यही करते हैं कि आपको भी हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया होगा, तो लगातार हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े रहिएगा। चलते चलते एक शेर जो दुष्यंत कुमार साहब का है कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। तो सूरत बदलने का जज्बा अगर आप में भी है, दशा और दिशा अगर समाज की आप बदलना चाहते हैं, तो बस आपकी नीयत अच्छी होनी चाहिए, कार्य करते रहिए, लक्ष्य तक आप ज़रूर पहुंचेंगे। धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार।